तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में क्या हम लोग उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था हॉट एयर ओवन के बारे में। क्लास में हम लोग क्या इसके स्टेलाइजेशन कंट्रोल और द हॉट एयर ओवन, मतलब स्टेलाइजेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है हॉट एयर ओवन में, ठीक ना। स्टेलाइजेशन का जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस भी किए थे कि जब भी कोई इन्फेक्टेंट, वो इन्फेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस जो भी हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स या जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट में या सर्जिकल इक्विपमेंट जो भी होते हैं, सीजर वगैरह, नाइफ वगैरह, वो उसको डिसइंफेक्ट, ये इन्फेक्टेंट से हम लोग क्या डिसइंफेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जो अगर सपोज दैट हम लोग सर्जरी की है उसमें जो भी माइक्रोज बैक्टीरिया वायरस अगर उसमें कहीं ना कहीं वो एक तो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, अगर सपोज उस पर रहें तो क्या कहेंगे, अगर हम लोग उसी को सेम इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर देते हैं अगले लोगों, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर ये इन्फेक्टेंट जो रहेगा वो दूसरे में स्प्रेड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो डिसइंफेक्ट करेंगे किसके प्रोसेस को, तो एक स्टेलाइजेशन के प्रोसेस को, तो स्टेलाइजेशन उसी को कहते हैं। जो इन्फेक्टेंट है उसको डिसइंफेक्ट करना, इन द केस मतलब ये प्रोसेस को स्टेलाइजेशन कहते हैं। उसमें होगा क्या, जो भी माइक्रोब से बैक्टीरिया वायरस जो भी रहेंगे, एक हॉट एयर ओवन में सपोज दैट अगर हम लोग हॉट एयर ओवन यूज़ करें तो क्या उसमें ड्राई स्टेलाइजेशन होता है, एक हीट जनरेट करके उसको पूरा स्टेलाइज कर देगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस रहेगा उसको खत्म कर देगा, उसको मार देगा। इस वजह से ये पूरा स्टेलाइजेशन होता है। अब इसमें देखा जाएगा क्या, स्टेलाइजेशन कंट्रोल फॉर ए हॉट एयर ओवन। अब स्टेलाइजेशन कंट्रोल कैसे करते हैं किसमें, हॉट एयर ओवन में। पहला है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल है, दूसरा है केमिकल कंट्रोल, और तीसरा है फिजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल का बात करा जाए तो बोला है कि 10 to the power 6 स्पोर ऑफ द बैसिलस सबटाइलिस एंड सब स्पीसीज ऑफ नाइजर एंड स्पोर ऑफ द नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन of Clostridium tetani on the paper strip are placed inside the envelope and then placed inside a hot air oven. After complete sterilization, inoculated solidly or cooked meat medium and incubate for the sterility test under the strictly anaerobic condition for the 3 to 5 days at 37 degrees centigrade. Growth in a medium indicate the failure of sterilization. जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल में देखा जाए, जैसे कि बैसिलस सबस्टेंस हो गए, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई हो गए, नाइजर हो गए, ये सब क्या है कि स्पोर ऑफ नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग जब भी हम लोग ये हॉट एयर, जैसे सपोज दैट हम लोग हॉट एयर में उसको प्लेस कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पहले एक पेपर स्ट्रिप पे हम लोग उसको ले लेंगे और उसको क्या एक इन्वेलप में डाल देंगे, एंड देन उसके बाद उसको इन्वेलप में डालना है एंड देन प्लेस इनसाइड, उसके बाद वही इन्वेलप को हम लेके हॉट एयर ओवन में प्लेस कर देना है। आफ्टर द कंप्लीट स्टेलाइजेशन द इनोकुलेटेड विद द थाइलोग्लिसराइड एंड इंक्यूबेट फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब ये पूरा स्टेलाइजेशन होगा तो इनोकुलेटेड लेंगे थायोग्लाइसाइड को या कुक्ड मीट मीडियम हम लोग लेंगे और उसको क्या इंक्यूबेट कर लेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए अंडर कितना, एक एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कहने का मतलब, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग करेंगे। उसका भी कितने दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर ग्रोथ इन द मीडियम इंडिकेट द फेलियर, अगर उसमें ग्रोथ आ जाता है, अगर कोई माइक्रोब उसमें ग्रोथ कर रहे हैं तो वो क्या स्टेलाइजेशन का फेलियर हम बता देंगे। अगर कोई ग्रोथ नहीं होता तो क्या स्टेलाइजेशन तब सही रहता है। तो इसमें क्या होगा, अगर ग्रोथ आ जाता है 3 से 5 दिन में एनारोबिक कंडीशन में, तो क्या होगा वो स्टेलाइजेशन का उसको फेलियर कहेंगे। फिर अगला आता है कि केमिकल कंट्रोल। बोला कि ब्राउनिश ट्यूब नंबर 3 which show a green color sterilization at 160 degree centigrade for 60 minutes, color change from red to green। अब जैसे केमिकल कंट्रोल करेंगे उसमें एक ब्राउनिश ट्यूब होता है जो नंबर 3 पे होते हैं, वो क्या ग्रीन कलर, आप जब भी स्टेलाइजेशन करेंगे तो उसको क्या ग्रीन कलर में शो करेगा, कितना 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना 60 मिनट के लिए। और उसमें उसमें भी कलर चेंज होता है, कहाँ रेड से ग्रीन हो जाता है, तो उसका केमिकल कंट्रोल हो जाए। फिर एक फिजिकल कंट्रोल होते हैं। बोला कि थर्मोकपल्स एंड टेम्परेचर चार्ट आर रिकॉर्डेड यूज। फिजिकल में क्या होगा, जो भी थर्मोकपल मतलब जो भी टेम्परेचर उसका राइज हो रहा है कितने पे है, तो हम लोग क्या चार्ट रिकॉर्ड करके वो उसका फिजिकल कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगला आता है हॉट एयर ओवन क्रॉस एडवांटेज, मतलब हॉट एयर ओवन का क्या एडवांटेज होते हैं। तब इसमें देखा जाए, नो नीड टू वेस्ट, नो नीड टू वाटर टू स्टेलाइज द मटेरियल। इसमें क्या वाटर का यूज नहीं होता है कोई भी मटेरियल को स्टेलाइजेशन के लिए। सपोज दैट अगर हम लोग ये ऑटोक्लेव का यूज करते हैं तो उसमें क्या एक हॉट ये उसमें वाटर की यूज आती है, लेकिन इस केस में हॉट एयर ओवन में हम लोग वाटर का यूज नहीं करते। फिर बोला है कि नोट मच प्रेशर इज क्रिएटेड लाइक ऑटोक्लेव विच इज क्रिएटेड इट इजी टू मैनेज ऑल्सो मेक इट सेफर टू वर्क विथ। फिर बोल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं जनरेट होता। जैसे जब हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं ना, ऑटोक्लेव में क्या होगा, उसमें वाटर का यूज होता है स्टेलाइजेशन के लिए। उस केस में अगर उसका प्रिंसिपल देखा जाए, उसमें देखा जाए क्या मॉइस्ट हीट जनरेट होता है, इसमें ड्राई हीट होता है।
तो ऑटोक्लेव से बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर जनरेट होता है, वो एक प्रेशर कुकर की तरह ही समझिए उसको। उसमें जैसे प्रेशर कुकर हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही वो मॉइस्ट जनरेट होगा, स्टीम के थ्रू होता है ना। सेम कंडीशन ऑटोक्लेव में भी ऐसा ही होता है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए हॉट एयर ओवन को और ऑटोक्लेव को, तो ऑटोक्लेव में हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होंगे, लेकिन इन केस ऑफ हॉट एयर ओवन ऐसा देखने को नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं जनरेट होगा जैसे कि ऑटोक्लेव में जनरेट होता है। और ये इजी रहते हैं मैनेज हम लोग इसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, और इसको सेफेस्ट भी माना जाता है एज कंपैरिजन टू ऑटोक्लेव। फिर अगला है इन ए लेबोरेटरी इन्वायरमेंट इट इज मोर फिटिंग टू यूज एज कंपेयर टू अदर स्टेलाइजर। फिर लेबोरेटरी का अगर इन्वायरमेंट में देखा जाए, अगर लेबोरेटरी का बात किया जाए, इसमें अगर लैब में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो हॉट एयर ओवन सही रहता है और दूसरे स्टेलाइजर के मुकाबले में हॉट एयर ओवन को बढ़िया माना जाता है उस केस में। फिर अगला है कि हॉट एयर ओवन इज मच स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू ऑटोक्लेव एंड ऑल्सो मोर इफेक्टिव। और हॉट एयर ओवन का साइज देखा जाए तो बहुत छोटा भी रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है कि हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑटोक्लेव का साइज देखेंगे, एक तो वो भारी भरकम रहता है, भी थोड़ा बड़ा रहता है एज कम्पेरिजन टू हॉट एयर ओवन में, उसमें थोड़ा और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होते हैं एज कम्पेरिजन टू हॉट एयर। तो रखने उखने में बहुत ज़्यादा वो दिक्कत भी होती है ये ऑटोक्लेव में, लेकिन हॉट एयर ओवन रहता है तो वो सही रहता है, ये कॉम्पैक्ट है, बेंच टॉप पे आराम से रखते हैं। फिर अगला है कि हॉट एयर ओवन कैन बी मोर स्पीडी एंड हाइयर टेम्परेचर कैन बी अचीव एज कम्पेयर टू द अदर मीन। बोला है कि हॉट एयर ओवन में अगर देखा जाए तो बहुत स्पीडी हाइयर मतलब उसमें टेम्परेचर हम सेट कर लेंगे, हाँ हमें इतना पे टेम्परेचर चाहिए तो तुरंत वो करके स्टेलाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वही ऑटोक्लेव में क्या, उसमें पहले बॉइल्ड होगा वाटर, उसके बाद वो हीट जनरेट करेगा, मॉइस्ट होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं हॉट एयर ओवन से उसमें ज़्यादा समय लगता है, कहीं ना कहीं हॉट एयर ओवन से ये ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेरिजन टू अदर। तो बोला कि द ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज सिंपल एज कम्पेयर टू अदर स्टेलाइजर में ड्राइंग प्रोसेस। बोला कि अगर कोई दूसरे मेथड से हम लोग ट्राई किया जाए स्टेलाइजेशन के लिए, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हॉट एयर ओवन को ऑपरेट करना बहुत ईजी रहता है, मतलब चलाना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि इसमें क्विक ड्राइंग प्रोसेस होती है। फिर इट प्राइस इज लो एज कम्पेयर टू ऑटोक्लेव, जैसे कि अभी डिस्कस भी किया है कि जो ये हॉट एयर ओवन का देखा जाए तो प्राइस कम होता है एज कम्पेरिजन टू ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन हॉट एयर ओवन सस्ते में मिल जाते हैं, और एक तो ईजी टू कैरी भी रहता है और बेंच टॉप भी कहीं भी रख भी सकते हैं, और इसको सेफेस्ट भी माना जाता है। तो ये सब क्या होगा, इनके एडवांटेज हो गए। अब अगला है इसका डिसएडवांटेज। वो तो उनका खूबियाँ थी, अब इनमें क्या क्या कमियाँ हैं, मतलब किस कारण से हम लोग नहीं उसको यूज करेंगे, क्या क्या हो सकता है। अगला है कि हॉट एयर ओवन का डिसएडवांटेज देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मल इनएक्टिवेशन बाय द ऑक्सीडेशन इट कैन नॉट बी स्लाउटर मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्रियॉन्स ड्यू टू द यूज ऑफ ड्राई हीट रदर देन द वेट हीट। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अगर प्रिंसिपल के हिसाब से, थर्मल इनएक्टिवेशन के हिसाब से देखा जाए, इसमें जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या कुछ वायरसेस होंगे जिसको ये किल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसमें उतना उसमें हीट जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए हम लोग को चाहिए मॉइस्ट हीट, लेकिन इसमें जो जनरेट होगा वो ड्राई हीट की वजह से होगा। वेट इसमें जो ड्राई रहेगा, लेकिन उसको मारने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेट हीट चाहिए रहता, मॉइस्ट वाला। इस चलते इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाएगा हॉट एयर ओवन का। फिर बोला कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर नॉट फिट विथ हॉट एयर ओवन सच एज द सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर आइटम्स और द प्लास्टिक मटेरियल दे कैन बी मेल्ट डाउन एट द लो टेम्परेचर। बोला कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते हैं हॉट एयर ओवन के लिए, जैसे कि कुछ सर्जिकल ड्रेसिंग्स हो गए, रबर्स आइटम हो गए, और कुछ प्लास्टिक मटेरियल हो गए, दे कैन बी मेल्ट डाउन एट लो टेम्परेचर। मतलब ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो हम लोग जब भी इसको स्टेलाइज करेंगे तो ये हॉट एयर ओवन में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो मेल्ट करने लगते हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग नहीं करते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर बोल रहा था ग्लासेस में बिकम स्मोकी ड्यू टू द हाई स्टेलाइजेशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर होल्डिंग पीरियड इज 160 डिग्री फॉर 1 आवर, 170 डिग्री फॉर 30 मिनट एंड वेयर एट 180 डिग्री फॉर 20 मिनट। बोला कि कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जब ज़्यादा हम लोग उसको स्टेलाइजेशन कर देंगे तो उसमें तो धुंधलापन आ जाता है। पहले क्या होगा, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा स्टेलाइजेशन की वजह से उसमें थोड़ा धुंधलापन आ जाएगा। जैसे कि कुछ उसके टेम्परेचर होल्डिंग उसके होते हैं, जैसे कि अगर 160 डिग्री पे किए तो 1 घंटे के लिए करना है, 170 डिग्री के लिए 30 मिनट, अगर 180 डिग्री पे कर रहे हैं तो 20 मिनट के लिए करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी ग्लासेस मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग स्टेलाइजेशन करेंगे ज़्यादा समय तो उसमें स्मोकी टाइप, मतलब वो थोड़ा धुंधलापन उसमें दिखने लगेगा ग्लास मटेरियल में, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगला है कि ड्राई हीट पेनिट्रेट मटेरियल स्लोली एंड अनइवनली एंड thus a time consuming method because of the slow rate of heat penetration microbial के लिए। बोला कि ड्राई हीट जो मतलब ये क्या होता है, हॉट एयर ओवन में
हम लोग ये भी डिस्कस भी हुआ ना कि इसमें क्या होता है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन होता है। इस कंपैरिजन में क्या होगा, जो ड्राई हीट जो रहेगा वो पेनिट्रेट करेगा मटेरियल को बहुत स्लोली, मतलब जो भी हम लोग स्टेलाइजेशन के लिए रखे हैं ये जो भी माइक्रोब्स है उसको पेनिट्रेट बहुत स्लोली करेगा। इसके वजह से क्या होगा, एंड द टाइम कंज्यूम, बहुत ज़्यादा उसको समय लेगा उसको स्टेलाइज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द स्लो रेट द हीट पेनिट्रेशन ऑफ द माइक्रोब इन द माइक्रोबियल। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो हीट तो जनरेट होगा एक अच्छे टेम्परेचर पे भी, लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल को स्टेलाइजेशन करना रहेगा उसको जब पेनिट्रेट मतलब जब भी फिल करेगा उसके अंदर जाने का वो करेगा तो बहुत स्लोली जाएगा। इसके वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है एज कंपेरिजन टू ऑटोक्लेव अदर स्टेलाइजेशन। फिर बोला इट रिक्वायर ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको एक लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मतलब लगातार ही चाहिए, मतलब अगर 4 घंटा 5 घंटा कर रहे हैं तो उसमें लगातार इसको इलेक्ट्रिसिटी एकदम चाहिए तभी कंटिन्यू, इसकी वजह से इसको पूरा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अब अगला आ जाता है हॉट एयर ओवन एप्लीकेशन। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये यूज है। इट इज़ यूज इन ए ड्राई ग्लास वेयर स्टेलाइजर N95 मास्क और जनरल इंस्ट्रूमेंट एंड द पैकेजिंग आइटम इन द लाइफ साइंस फ्रॉम अ माइक्रोबियल लेबोरेटरी। बोल रहा है कि कुछ, अब इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बोल रहा है कि ये यूज होंगे जब भी ग्लास वेयर अगर उसको सुखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या स्टेलाइज कर लें हम लोग N95 जो मास्क जो कोरोना के समय चल रही थी, अगर उसको हमको स्टेलाइज करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर जनरल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज कर सकते हैं उसको स्टेलाइज करने के लिए, और कुछ पैकेजिंग आइटम्स होते हैं जो लाइफ साइंस और माइक्रोबियल लेबोरेटरी में यूज होते हैं, ये सब को हम लोग स्टेलाइज कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे ये यूज हो सकते हैं। फिर अगला है कि इट ऑल्सो यूज इन ए केमिकल एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉमा फूड एंड द बेवरेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कुछ ऐसे केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री हो गया, बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, या जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, तो वो सब में भी हम लोग क्या है हॉट एयर ओवन का यूज कर सकते हैं। फिर अगला है कि इट हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मटेरियल, दस इट इज यूज फॉर द करिंग द ड्राइंग द बेकिंग एंड द एनलिंग। बोला है कि ये वहाँ पे भी यूज होता है, मतलब कोई अगर मटेरियल है अगर उसमें क्या होता है मॉइस्चर पहुंच गया था, अगर हम उसको हॉट एयर ओवन में रख देंगे तो कहीं ना कहीं उसका मॉइस्चर खत्म करने में भी काम आता है, तो ये वहाँ पे भी यूज हो जाएंगे। फिर अगला है कि इट ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, तो हम लोग MLSS भी कहते हैं। बोला है कि ये उसके लिए भी यूज होता है, जैसे कुछ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड है उसको मेजरमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। ये इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मिक्स, हाँ जो भी ये MLS टाइप जो सॉलिड्स वगैरह होता है उसको मेजरमेंट के लिए भी ये यूज होते हैं, मिक्स्ड लिक्विड जो होते हैं। फिर बोल रहा है कि इन सर्टेन लेबोरेटरी एंड द हॉस्पिटल इट इज यूज टू स्टोर द मटेरियल एट द कांस्टेंट टेंपरेचर। बोल रहा है कुछ ऐसे कुछ लेबोरेटरीज होते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या कुछ भी मटेरियल स्टोर करना रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसके लिए भी क्या हम लोग हॉट एयर ओवन यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे पार्ट्स इसमें क्या थे, तो ये हाँ ये पूरे पार्ट्स इसमें थे हॉट एयर ओवन का क्या है, उसके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया, और इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और इसके क्या एप्लीकेशन इन द सेंस कहा जाए तो ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ये पूरे पार्ट्स में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। इस वीडियो के लिए यहीं तक है, धन्यवाद। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।